Happy 79th बर्थडे ऑफ न्यू इंडिया। इंडिया एक हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब है, हज़ारों साल पुराना देश है और ग्रेटर सिविलाइजेशन है। लेकिन 79th इंडिपेंडेंस डे हम हैप्पी इसलिए कह रहे हैं कि ब्रिट्स के राज से जान छूटी थी भारत की आज से 79 ईयर्स पहले। 15 अगस्त 2025 का दिन है आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है। इस दिन एक तो भारत की 79th हम बर्थडे, न्यू बर्थडे या इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। पाकिस्तान का जन्म हुआ था 14 अगस्त को पार्टीशन ऑफ इंडिया के नतीजा में। इस्लाम का कोई देश इस प्लैनेट पे एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए वो अपनी इंडिपेंडेंस तो नहीं कह सकते, कार्व आउट कह सकते हैं फ्रॉम भारत विद द हेल्प ऑफ ब्रिट्स कॉन्स्पिरेसीज एंड ब्रिट्स गेम प्लान। तो खैर अगर वो अपने आप को बेहतर देश बना सकते हैं यानी पाकिस्तानी, तो वो अपने आप को फिर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे तो नहीं कहना चाहिए, हैप्पी बर्थडे कहना उनका बनता है। लेकिन अभी तक वो इस काबिल नहीं हुए कि अपनी खुशियाँ जो वो जाली तरीके से मनाते हैं उनको सही तरीके से मना सकें। एटलीस्ट अपनी आवाम को ही बेहतर कर दें, अपने यहाँ ही रूल ऑफ लॉ ले आएँ, अपने यहाँ ही डेमोक्रेसी ले आएँ। ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं। खैर वो जाने, उनका काम जाने। जय भारत, वंदे मातरम। आज का बड़ा दिन है। इत्तेफाक की बात यह है कि आज ही के दिन प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात अलास्का में प्रेसिडेंट पुतिन से होने जा रही है। इस वक्त 12:50 ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक हमारा टोरंटो, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, ऑटवा का टाइम है और अलास्का में 4 घंटे पीछे हैं ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम से। तो हम कह सकते हैं कि अलास्का में इस वक्त शायद 8:50 इन द मॉर्निंग है और प्रेसिडेंट पुतिन के ऑफिस से कहा गया है कि ये शायद मीटिंग 7 घंटे तक चले। यकीनी तौर पर पहुंच गए होंगे। अभी फुटेज उनके पहुंचने की ऑफिशियली सामने नहीं आई। ये जो आप ANI की कर्टसी के साथ हम आपको दिखा रहे हैं, जो राउटर्स ANI के साथ कनेक्ट हैं, वो हमें शायद कुछ घंटे पहले की सूरत बता रहे हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग का समय है और बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। प्रेसिडेंट पुतिन पहुंच रहे हैं अलास्का, अमेरिका। ये पुरानी उनकी फुटेज है जो पूरे दुनिया के चैनल्स पे चलती रहती है। तो प्रेसिडेंट पुतिन मिल रहे हैं आज 15 अगस्त को प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। लॉन्ग अवेटेड मुलाकात है। इसके बारे में कमेंटेटर्स कई तरह की स्पेकुलेशंस पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आज उन स्पेकुलेशंस का भी एंड रिजल्ट निकलेगा। पता चल जाएगा दुनिया को कि किस तरह की मुलाकात होती है, किस तरह की बातचीत होती है और आगे बातचीत कैसे चलती है। इस पे भी मैं कमेंट्री आज करूँगा। अलास्का वो जगह है जो मेरा ख्याल है 1870s में समथिंग लाइक दैट इन 1900 सेंचुरीज़ में रशिया ने उस वक्त $7.2 मिलियन में, उस वक्त का जो था, जो आज के शायद कई बिलियंस डॉलर बनते होंगे, तब अमेरिका को बेच दिया था। अमेरिका का ये ख्याल था कि ये अलास्का ख़रीदने की हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी, ये एक फजूल सी जगह है जहाँ कोई रहने के काबिल ही नहीं अपने आप को समझता। तो लेकिन आज उनको अंदाज़ा हो रहा है कि अमेरिका की जोग्राफिकली सबसे बड़ी स्टेट है जो 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई है, जो दुनिया के कई बड़े देशों से भी बड़ा है ये लैंड, और जिसमें 740,000 के करीब, ओनली 7,40,000 के करीब लोग बसते हैं। और उस स्टेट के एक शहर में आज मिल रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप। भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा, उस पर धमकियां अमेरिका ने कल ही दे दी कि अगर हमारी मीटिंग अच्छी ना गई तो हम भारत पे और टैरिफ लगा देंगे। तो दुनिया पे सैंक्शंस लगाने
का जो काम है वो अमेरिका ने शुरू किया था, अभी तक अमेरिका ने अपने हाथ में रखा हुआ है। आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं, आने वाले सालों में, चलिए दिनों में ना कहिए, तो शायद फिर चाइना भी सैंक्शंस लगा रहा होगा, रशिया भी सैंक्शंस लगा रहा होगा, और फिर इंडिया भी सैंक्शंस लगा रहा होगा। तो फिर इस तरह की दुनिया में बनती नज़र आ रही है। अब सैंक्शंस लगाने का ये जो पूरे का पूरा खेल है, ये जो अथॉरिटी है वेस्टर्न वर्ल्ड के हाथ में, दुनिया को रूल करने का जो इन्होंने अपने पास एक पुलिस मैन का रोल रखा हुआ है, वो वी डोंट नो कि कब तक चलेगा। और इसी कश्मकश में ये मीटिंग हो रही है, क्योंकि यूनिपोलैरिटी से अब दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है। अभी ठीक से गई नहीं, लेकिन चली जाएगी। इसीलिए अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन है, और भारत पे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है कि भाई ये हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारी जेब में नहीं आ रहा, हमारी धमकियाँ नहीं सुनता। भारत भी सोचता है कि भाई मैं अमेरिका का मुकम्मल साथ एक तो कभी नहीं दिया, और हमारी स्ट्रैटेजिक अलायंस 20-25 सालों से बनी हुई थी और बेहतर हालात थे, लेकिन अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, चाइना पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, कोई भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। अपनी दुनिया आप ही बनानी होती है। जो ख़ास तौर पर बड़े देश हैं, उनको अपनी राहें आप ही तराशना होती हैं, और एक दूसरे के साथ अगर चल सकेंगे तो चल सकते हैं, जहाँ ना चल सकें तो नहीं चल पाते। और अब सिचुएशन ये है कि दुनिया में जो एक ही बड़ी सुपर पावर अमेरिका रह गई थी, अफ़गानिस्तान से, मिडल ईस्ट से काफ़ी हद तक ज़लीलो ख्वार होने के बाद अब ये अंदाज़ा हो रहा है कि ठीक है, मिलिटरीली भी अभी भी वो नंबर 1 है, इकनॉमिकली भी नंबर 1 है, मगर दुनिया में उनका जो होल्ड है वो अब फॉरएवर नहीं है। इसके साथ साथ बातचीत आज के हम लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन में आपके साथ पाकिस्तान और भारत की 79th इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान का तो मैं कहूँगा बर्थडे है, चूँकि वो पहली बार दुनिया में इस नाम का देश बना, भारत की इंडिपेंडेंस हुई, तो 79th बर्थडे या इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पे जिस रियासत पे पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया, जो पाकिस्तान की जियोग्राफिकली सबसे बड़ी रियासत है, उसका नाम है बलूचिस्तान, उसका क्या फेट है। बलोच लड़ रहे हैं अपने राइट्स के लिए जब से पाकिस्तान बना है, और अब हमने गुज़िश्ता कुछ सालों से, 10-15 सालों से देखा बलोच फ्रीडम मूवमेंट बहुत आगे बढ़ी, और बलोच सिर्फ रेबल्स या बलोच जैसे बलोच लिबरेशन आर्मी, जिस पे अमेरिका ने रिसेंटली बहुत बड़ा बैन लगाया, ख़ासतौर पर उनके जो उनका ख्याल है कि मजीद ब्रिगेड उनका ऑफ शूट है, वो एक अलग से ग्रुप भी है और उनके साथ भी है। तो इस पे बलोच अमेरिकन कांग्रेस ने इस पे कोई बात तो नहीं कही, मगर उन्होंने ये बात ज़रूर की है कि पाकिस्तान के आर्मी जर्नैल, ख़ास तौर पर जो फील्ड मार्शल हैं और पूरी आर्मी जनता जो अमेरिका की गोद में अब ज़्यादा जा रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप का ईगोसेंट्रिक नार्सिस्ट जो एटीट्यूड है कि भारत मेरी जेब में क्यों नहीं आ रहा, भारत क्यों मेरी बातें नहीं सुन रहा ट्रेड डील के मामले में, और ट्रेड डील से भी ज़्यादा उनका पर्सनल इशू है कि भारत ने क्यों क्रेडिट नहीं दिया, तो उन्होंने बलोच रेबल्स ग्रुप पे भी अब पाबंदियाँ लगा दी हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आज अगर हम 78 बरसों बाद देखें, 79th बर्थडे या 79th इंडिपेंडेंस डे के मौका पर देखें, तो बलोच ऑर्गेनाइजेशंस पे इस तरह के बयान पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, वो उनके जो रेबल ग्रुप्स हैं वो अपनी जगह पे, अब सरदार अख्तर मेंगल आप देख रहे हैं, ये तो सरकार का हिस्सा भी रहे हैं, लेकिन ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और अपने राइट्स की बात कर रहे हैं। इसी तरह मारंग बलोच इस वक्त जेल में है। हमारे इधर कनाडा में करीमा बलोच का कत्ल हो गया था, जिसको कनाडा में अभी तक सुसाइड के तौर पर ही लिया जाता है। आई डोंट नो दुनिया क्यों समझ नहीं पाती चीज़ों को। दुनिया के अपने इंटरेस्ट है, उसमें ये उनको ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, उनके लिए शायद मैटर नहीं करती। लेकिन बहरहाल बलोच अपनी धरती में अपनी आज़ादी के लिए, अपने ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनके ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अपना काम कर रहे हैं, उनके रेबल्स अपने लेवल पे अपना काम कर रहे हैं। तो सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान को यूँ लगता है जैसे फ्री पास अमेरिका से मिल रहा है, जो दुनिया का जियो पॉलिटिक्स है। भारत अमेरिका की बातें नहीं मानता, नहीं सुनता, तो फिर पाकिस्तान को शह दी जा रही है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप शह तो दे सकते हैं, पाकिस्तान को कोई लंबी चौड़ी मदद नहीं दे सकते। प्रेसिडेंट ट्रंप किसी को कुछ देने के कायल नहीं है, लेने के ही कायल हैं
कि जो कुछ कहीं से मिल सकता है वो चाहते हैं कि वही लें और उसी को लेके आगे चलें। तो बहरहाल इस वक्त जो आज हम लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन आपके साथ कर रहे हैं उसमें इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप कामयाब होंगे प्रेसिडेंट पुतिन से अपनी बातें मनवाने में, या प्रेसिडेंट पुतिन क्या दूसरे लफ्ज़ों में कामयाब होंगे प्रेसिडेंट ट्रंप से अपनी बात मनवाने में। और अगर कामयाब नहीं होते तो अगला राउंड होगा बातचीत का, अगला राउंड बातचीत का नहीं होगा तो फिर क्या होगा, और अगर होगा तो क्या उसमें बाद में ज़ेलेंस्की शामिल होंगे। ये सब बातें भारत में 79th इंडिपेंडेंस डे के मौका पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो आज तकरीर की है, काफ़ी उनकी लंबी तकरीर थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की उन्होंने। जो उनकी तकरीर जो मैंने सुनी पूरी की पूरी, उसमें जो क्रक्स था वो यही था कि भारत को अपने आप की जितनी चीज़ें हैं भारत के अंदर बननी चाहिए, सेल्फ रिलायंस पे ज़ोर था। पाकिस्तान को भी कड़े मैसेज दिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी खुल के लंबी बातें की उन्होंने, और फिर उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी पे भी खुल के बात की। तो इससे पता चलता है कि भारत की 79th इंडिपेंडेंस डे के मौका पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का साफ मैसेज है पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को कि हम पाकिस्तान से आने वाली किसी किस्म की टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम इसकी अब परवाह नहीं करेंगे। हमने 7 मई और 10 मई के बीच वाली जंग में ये साबित कर दिया। ये सब बातें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुल के की है आज के अपने एड्रेस में जो उन्होंने लाल किला से किया। और 15 अगस्त जब मैं आपसे लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन कर रहा हूँ, इस वक्त 1 PM स्टैंडर्ड टाइम, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम का हो चुका है, और अलास्का जहाँ पे ये मीटिंग होने जा रही है वहाँ पे इस वक्त 9 AM का समय है, ऑलमोस्ट अभी भी सुबह का समय है। तो उसमें अभी ख़बरें वहाँ से आना बाकी हैं, लंच भी होगा उन दोनों वर्ल्ड लीडर्स का। क्या बातें होती हैं उस समिट में, जिसको समिट कहा जा रहा है, जो एक रोज़ा समिट है, वो सब भी हमारी इस वक्त तवज्जो का बाइस है। और अमेरिका की तरफ से भारत के लिए धमकियां हैं, खुली धमकियां हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी रजीम की तरफ से, वो प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी रजीम जिसके लिए भारतीयों की अक्सरियत ने अपना प्यार साबित किया, और अभी भी भारतीय बेचारे परेशान हैं, सोचते हैं कि भाई ये वो शख्स था ट्रंप जिसके लिए हम इतने मोहब्बत के टोकरे बरसाते थे, इसने हमारे साथ इस तरह का इंसल्टिंग बिहेवियर किया है। देखिए इंसल्टिंग बिहेवियर है, ज़ाहिर है जो टैरिफ और पेनल्टीज़ की बात अमेरिका कर रहा है, अभी तो वो इम्पोज़ नहीं हुई, वो इम्पोज़ होंगी मेरा ख्याल है 27 अगस्त को, अगर भारत और अमेरिका के बीच थिंग्स रिजॉल्व ना हुए। अब तो वो ये कह रहे हैं कि रशिया बीच में है, अगर रशिया के साथ हमारी मीटिंग कामयाब ना हुई तो वो हम भारत पे दबाव डालेंगे। इनफैक्ट वो प्रेशर भारत पे भी है, रशिया पे भी है कि भारत भी हमारी नहीं सुनता, और रशिया को भी हम कहना चाहते हैं कि भारत हमारी सुने ताकि तुम्हारा तेल बिकना बंद हो। लेकिन जो सैंक्शंस लगाएंगे, जो लगाई थी उन्होंने रशिया पे, जब 3.5 साल पहले जंग छिड़ी थी, जब रशिया ने कहा था कि नेटो की एक्सपेंशनिज्म कबूल नहीं और उन्होंने यूक्रेन को इन्वेड करना शुरू किया, तो उन सैंक्शंस के बाद रशियंस को पहले तो खौफ था 6 महीने 1 साल कि शायद हमारा कबाड़ा हो जाएगा, मगर बाद में उनकी इकॉनमी भी बूम की। और अभी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने चंद रोज़ पहले एक अमेरिकन टेलीविज़न पे बातचीत करते हुए रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरॉव ने कहा है कि अगर हम पे और भी सैंक्शंस लगाता है अमेरिका तो हमें उसका फ़ायदा होगा। जो पहले सैंक्शंस लगाई थी उसके नतीजा में हमारी इकॉनमी बूम की है, और ख़ुद अमेरिका का नुकसान है, यूरोपियन यूनियन का नुकसान है। ठीक है, और ट्राई कर ले, क्या फ़र्क पड़ेगा, हज़ारों सैंक्शंस और हैं। तो उन्होंने कहा कि वी डोंट केयर। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी पिछले दिनों कहा था कि मैं धमकियां तो दे रहा हूं रशिया को सैंक्शंस की, लेकिन आई डाउट के सैंक्शंस में फर्दर लगाऊंगा तो उनको कोई इफ़ेक्ट होगा। ये इवन प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा था। तो देख लिया अमेरिका ने अपनी माइट को भी, जाहिर है अमेरिका आज भी माइट है,
दुनिया को प्रॉब्लम्स में तो डाल देता है। भारत को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ट्रेड में, थोड़ा सा, फॉर द टाइम बीइंग भारत भी रिकवर कर जाएगा। उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं रुकेगी, थोड़ा सा ट्रेड का वॉल्यूम जो अमेरिका के साथ है वो रुकेगा। और अल्टीमेटली अमेरिका को भी तो फिर भारत के साथ ट्रेड करना है, ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका ने कहीं प्लेनेट पे जाके रहना है। तो ये सब बातें अपनी जगह पे रियलिटीज़ हैं। आज के लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और बड़े इम्पॉर्टेंट हमने जो है यहाँ पे बातें रखी हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हमारे पास वेरी सीरियस, वेरी कंसर्निंग क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनको भी हम एड्रेस करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आज के जियोपॉलिटिक्स में 15 अगस्त 2025 के रोज़, जबकि भारत अपनी 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और बलोच भी इस मौका पे, जब कि उन्होंने आज़ादी 11 अगस्त को बलोचों ने 1947 में हासिल की थी ब्रिट से, यानी पाकिस्तान और भारत की पाकिस्तान की आज़ादी तो नहीं कहना चाहिए, बार बार मुंह से निकल जाता है, बर्थडे से पहले, इंसेप्शन से पहले और भारत की इंडिपेंडेंस से पहले बलोचों ने भी, बलोचिस्तान एक अलग से रियासत हुआ करती थी, वो भी सैकड़ों सालों से रियासत मौजूद रही है। पाकिस्तान नाम का कोई देश, कोई रियासत 47 से पहले नहीं हुआ करता था। तो बलूचिस्तान भी अपनी इंडिपेंडेंस को मनाता है कि हम 11 अगस्त को आज़ाद हुए थे, मगर फिर मार्च 1948 में पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया बलूचिस्तान पे। अब वो पाकिस्तान से आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तो इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस पे भी बातचीत होगी। और क्वेश्चंस में आपके लेने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इधर GTA में, इवन पूरे कनाडा में गरबा किंग आ रहे हैं, सागर पटेल, और उनके आने का एक ही बड़ा मकसद है कि वो माता उमैया मंदिर की यहाँ पे शुरुआत करने के लिए अपना काम कर सकें। और इनके आने के लिए यहाँ पे सेटलिंग इन कनाडा एक NGO है, वो सारा अरेंजमेंट कर रही है। इनके जो कॉन्सर्ट्स हैं वो 21 सितंबर से शुरू हो जाएंगे कैलगरी से, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे, और 11 अक्टूबर तक ये ऑटवा में चलेंगे, हमारे ग्रेटर टोरंटो एरिया में 26 सितंबर, और फिर 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक इनके कॉन्सर्ट होंगे। फिर कैलगरी, सरी, रेजाइना, विनीपैग, मिसागा, मॉन्ट्रियल, ऑटवा, मिसागा, फिर वाटरलू, उससे पहले विंडसर, गल्फ, नियाग्रा और ऑटवा, मॉन्ट्रियल, हर जगह पे इनके कॉन्सर्ट अक्रॉस कनाडा हो रहे हैं। आप रब्ता कर सकते हैं यहाँ पे 306-612-2233, 306-612-2233, 672-288-1234। और ये नवरात्रि 2025 के ये गरबा कॉन्सर्ट्स हैं। गरबा किंग सागर पटेल जी यहाँ पे कनाडा में परफॉर्म करेंगे क्रॉस कनाडा 21 सितंबर से 11 अक्टूबर तक। और टिकट्स आप ले सकते हैं, अर्ली बर्ड टिकट्स अवेलेबल एट sulekha.com पे। और इस इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ साथ ये मैसेज एक न्यूज़ की हैसियत रखता है। हम अपने और कुछ साथियों का भी मैसेज देते हैं जो हमें स्पॉन्सर करते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश शर्मा जी का मैसेज है, और उनसे पहले ये मैं मैसेज सच्ची सिक्योरिटी वालों का देना चाहता हूँ। आपको अपने इवेंट की सिक्योरिटी चाहिए, अपने घर की, अपनी प्रेमिसेस की, अपनी बिल्डिंग की, अपने किसी भी बड़े इवेंट की, तो आप इनसे रब्ता कीजिए 1-888-502-7633, 1-888-502-7633।
इसके अलावा हमारे साथ जो हमारे साथी हैं गिरीश शर्मा जी, जो मॉर्गेज एजेंट लेवल 2 हैं, जो सीनियर मॉर्गेज एजेंट समझे जाते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस और जहां दीदा शख्स हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेजेस में, रीफाइनेंसिंग में, डेट कंसोलिडेशन में, सेकंड एंड थर्ड मॉर्गेज में, प्राइवेट फंड्स में। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं 647-606-8110 647-606-8110 girish.sharma@mygroup.ca। मॉर्गेज इंटेलिजेंस इनका तल्लक है। 9300 गॉर्वे ड्राइव में इनका ऑफिस है ब्रैम्पटन में, यूनिट 205। आप इनसे रब्ता कीजिए 647-606-8110। आपकी भरपूर मदद कर सकते हैं रियल स्टेट में आपको किंग बनाने के लिए। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, अगर आपका बिजनेस अच्छा है, अगर आपकी जॉब अच्छी है, आप इनसे रब्ता कीजिए। ये आपकी हर सूरत हर तरह मदद कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज, हमारे यहाँ पे शो करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं स्पर्श शर्मा जी, जो इंश्योरेंस की दुनिया से जुड़े हुए हैं। आपको रिफंडेबल लाइफ इंश्योरेंस, रिफंडेबल क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, विजिटर सुपर वीज़ा इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस में स्पर्श शर्मा जी आपकी मदद कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट साथी हैं जो इंश्योरेंस की दुनिया में एक अहम नाम है। जितनी मॉडर्न इस वक्त की नई डील्स आ रही हैं इंश्योरेंस कंपनी से, उन सब के कॉन्टैक्ट्स में वो आपकी भरपूर तरीके से मदद कर सकते हैं। आप इनसे रब्ता कीजिए 437-775-5821। एक्सपीरियर फाइनेंशियल ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं स्पर्श शर्मा जी। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं 437-775-5821। बातचीत हम कर रहे हैं आज आपके साथ लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन में कि 79th इंडिपेंडेंस डे पे भारत कितना आगे गया और कितना आगे जा रहा है, और 79th बर्थडे, सो कॉल्ड बर्थडे पे पाकिस्तान कितना पीछे गया हर एतबार से। वो अब पाकिस्तान के भाग हैं, पाकिस्तान के नसीब हैं, और पाकिस्तान के लोग लड़ रहे हैं अपने राइट्स के लिए। और अलास्का में जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, इस वक्त समय हुआ है 9:10 AM का, वहाँ पे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक हमारे पास 1:10 PM का टाइम है। भारत और पाकिस्तान और मिडल ईस्ट में रात का समय है, यूरोप में शाम का समय है। सबकी आंखें, दुनिया भर से सबकी आंखें इस वक्त अलास्का पे लगी हुई हैं। अलास्का का नाम भी लोगों को, दुनिया में बहुत सारे देशों में रहने वाले लोगों को शायद याद भी ना होता होगा, मगर आज अलास्का का नाम जिंदा हो गया है। इस समिट में कोई जिंदाबाद वाली बात होती है या नहीं होती, मगर अलास्का जिंदा हो गया है दुनिया भर के जहनों में, दुनिया भर की निगाहों में। और इसके साथ साथ जो बलोच स्ट्रगल है वो कहाँ पे पहुँची, डॉक्टर तारा चंद का जो मैसेज है मार्को रूबियो के नाम, वो भी हम आपको आगे पढ़ के सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन लेना शुरू करूं। क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी आना शुरू हो चुके हैं। प्रशांत राव जी का डीसी से है कि विल ट्रंप इम्पोज मोर टैरिफ्स ऑन इंडिया इफ ट्रंप पुतिन टॉक फेल्स। जी, उन्होंने धमकी तो दे दी है। उनके मेरा ख्याल है जो ट्रेजरी सेक्रेटरी समथिंग जो कॉमर्स से ताल्लुक़ रखते हैं, मिस्टर स्कॉट बेसेंट, उन्होंने तो कह दिया कि अगर हमारी टॉक कामयाब ना हुई तो फिर इंडिया पे हम और पेनल्टीज़ या टैरिफ्स लगाएंगे। कितनी इंटरेस्टिंग और शेमफुल बात है। तो बात आप कर रहे हो रशिया के साथ और इंडिया बीच में आ गया। अच्छा, वो ये जी कि चूंकि इंडिया ऑयल लेता है तो ऑयल तो चाइना भी लेता है। चाइना को धमकी नहीं दे पा रहे इसलिए कि चाइना का सामान नहीं रोक सकते, इनको चाहिए, इमीडिएटली चाहिए। इतना बड़ा ट्रेड वॉल्यूम है चाइना के साथ, तो क्या करेंगे अमेरिकन। इंडिया के साथ भी अच्छा वॉल्यूम है $130 बिलियन का, मगर चाइना के साथ तो $500 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, शायद इससे भी ज़्यादा है। तो क्या करेंगे। तो बस यही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हमारा एक्सप्रेशन है। अमेरिका की जहाँ पे नहीं चलती वहाँ जिक्र नहीं करता, जहाँ वो समझता है यानी इंडिया के ख़िलाफ़ उसकी चल सकती है, चल वहाँ भी नहीं रही। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी क्लियर मैसेज दे दिए कई दिनों से, जब से ट्रंप ने अपनी लैंग्वेज इंसल्टिंग की, उन्होंने कहा कि हम वही करेंगे जो हमें सूट करता है।
तो आज भी जो उन्होंने 15 अगस्त को लाल किला में खड़ा होकर जो उन्होंने रिलायंस की, सेल्फ रिलायंस की बात की है, तो वो भी मैसेज है अमेरिका को, और अमेरिका को पता है, मगर ऐसे ही बाज नहीं आते। ठीक है, कब तक ये लैंग्वेज बरतते रहें। तो बहरहाल अमेरिका इस लैंग्वेज को बरत रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका कोई फर्दर टैरिफ लगाता है। ऑलरेडी 50% तो लगाया हुआ है ना, अभी उस पर इम्प्लीमेंट करने का काम तो मेरे ख्याल 27 अगस्त को होगा या चेंज होगा, वट एवर। तब तक गीदड़ भभकियाँ हैं, शायद देखते हैं इन नेक्स्ट 12 डेज में क्या होता है। तो चलिए, 12 डेज तो दूर की बात है, जैसा कि खुद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने धमकी दी है कि ये अगर हमारी टॉक कामयाब ना हुई तो हम और लगा देंगे टैरिफ। तो इंडिया की तरफ से जो हम सुन रहे हैं, वहाँ के कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि भाई 50% पे भी अब फिजिबल और वायबल नहीं रहा। अगर ये शुरू हो जाता है, 50% इम्प्लीमेंट होता है, तो उसके बाद आप जितना भी लगा दें, हु केयर्स वाली बात है। हम अपने रास्ते खुद निकालेंगे और अमेरिका अपने रास्ते खुद निकाले। तो यूँ अमेरिका और इंडिया के कई रास्ते जुदा हो जाएंगे, और कई रास्ते फिर भी एक साथ रहेंगे। दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, आप पूरे कट भी नहीं सकते और पूरा जुड़ना भी मुमकिन नहीं। तो इस सारे सीन में अब देखते हैं कि दुनिया की जियोपॉलिटिक्स अमेरिका अपनी स्टेटमेंट्स की वजह से या अपनी हरकतों की वजह से किस तरफ लेके जाता है। लेकिन दुनिया के जो बड़े देश हैं वो अमेरिका के मोहताज तो नहीं है। तो अब यही अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन है कि भाई हमारे मोहताज क्यों नहीं। हम कनाडा वाले भी साफ कह रहे हैं कि भाई अब हम अमेरिका के मोहताज नहीं या ना बनना चाहते हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है, और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के इस पॉइंट ऑफ व्यू को। तो जी, क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन से पहले मैं उस लेटर को यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूँ जो डॉक्टर ताराचंद ने लिखा है। डियर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मार्को रूबियो, चूँकि उन्होंने रिसेंटली बैन किया है, तो उन्होंने खैर उस बैन पे तो बात नहीं की, उन्होंने सिंपल बातें की है। उन्होंने कहा, आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट रिसेंटली अडॉप्टेड बाय आवर गवर्नमेंट। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट कहा बिकॉज ही इज़ एन अमेरिकन सिटीजन। बलोच अमेरिकन कांग्रेस की तरफ से वो ये ख़त लिख रहे हैं। बाय आवर गवर्नमेंट टूवर्ड्स पाकिस्तान एंड इट्स डी फैक्टो मिलिट्री regime. It is widely believed that this approach stems from our interest in exploiting the rare earth and other precious minerals found in Balochistan. While I understand that seeking opportunities to acquire minerals from various parts of the world aligns with our national goal to make America great again, a vision on which our party won the election. उन्होंने अपनी पार्टी की बात की, रिपब्लिकन्स की। यहाँ पे डॉक्टर ताराचंद एक अमेरिकन बलोच की हैसियत से, फ्रॉम अमेरिकन बलोच अमेरिकन कांग्रेस जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उससे वो लेटर लिख रहे हैं मार्को रूबियो को। उन्होंने कहा कि इन द केस ऑफ पाकिस्तान a government must take into account the ongoing national conflicts between Pakistan and its constituent nations. Allow me to highlight certain historical facts regarding Pakistan and Balochistan. In the wake of the British withdrawal from India in 1947, Balochistan declared its independence on 11th August 1947. However, on 27 March 1948, the Pakistani armed forces unlawfully occupied Balochistan in clear violation of international laws prohibiting colonialism. Since then, the Baloch people have continued to resist the occupation of their homeland. The Baloch national struggle is grounded both in specific rights enshrined in international law and conventions, as well as in the universal right of all nations to self-determination. The Baloch conflict with Pakistan is one of the longest running disputes since the Second World War, causing severe loss of life and destruction of resources. In Balochistan, the Pakistani armed forces have committed widespread atrocities and gross human rights violations amounting to genocide. बड़ी खुल के बातें की हैं डॉक्टर ताराचंद ने। दुनिया को कान धरने चाहिए, मगर लगता है दुनिया में कोई अब प्रिंसिपल नहीं रहा।
पहले भी कहाँ होता था, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं रहा जब से ट्रंप आया। ट्रंप ने तो हर चीज़ पैसे के गिर्द घुमा दी। एटलीस्ट पहले अमेरिका दिखावे के लिए भी और कहीं कहीं कंपल्शन में भी कोई ना कोई ह्यूमन राइट्स का किया करता था। ट्रंप ने तो आके सारी चीज़ों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो खैर अब अमेरिका में ट्रंप इन नेक्स्ट 3.5 साल है, तो इसमें अमेरिका की फर्दर डिटोरिएशन क्या होती है कि वो पैसे के गिर्द ही ट्रंप की डिक्टेटरशिप चलेगी क्या? अभी तक जब तक वो है तो ऐसा ही रहेगा, फ्रैंकली कोई इसमें फ़र्क नहीं आएगा। और फिर उसके बाद अमेरिका किस तरफ जाएगा? अमेरिका पहले भी कोई बड़ा कोई प्रिंसिपल देश तो नहीं होता था, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी प्रिंसिपल स्टैंड होता था चीज़ों पे, जो अमेरिका पे अमेरिकन शहरी जैसे कि डॉक्टर ताराचंद जैसे शहरियों का जो जोर होता था, प्रेशर होता था अपनी देश पे प्रिंसिपल्स पे चले, तो कहीं ना कहीं सुनना पड़ता था अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को। अब अभी तो ट्रंप ने वो भी जो है ना गोल कर दिया मामला। उन्होंने कहा कि आई डोंट केयर, व्हाट आई केयर कि मेरे साथ ये बात करो कि टैरिफ कितना लगना है, भले से उससे अमेरिका का नुकसान हो। तो इस सारे सीन में बलोच अमेरिकन कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर ताराचंद का ये जो लेटर है, ये बहरहाल वेकअप कॉल है। इसको सुनने के लिए अगर ट्रंप के कान नहीं रहे, वो उसने अपने कान बंद कर दिए हैं, अमेरिकन जनता के कान ज़रूर खोले हुए हैं। खुद अमेरिकन जनता की एक मेजोरिटी ट्रंप से अब तंग आई हुई है, लेकिन बहरहाल सिस्टम ऐसा है डेमोक्रेसी का कि ट्रंप का जो ब्लंडरस, आई डोंट नो ये वर्ड ठीक है या नहीं है, जो ब्लंडरस निज़ाम है वो तो अभी तो चलेगा। इससे ट्रंप क्या हासिल कर पाएगा आई डोंट नो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसको नोबेल प्राइज़ कहीं से मिल भी जाता है तो शेम की बात है कि एक शख्स जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द अमेरिका, दुनिया के सबसे बड़े देश का लीडर है, वो सिर्फ एक नोबेल प्राइज़ के लिए मरा जा रहा हो, अपनी ईगो की वजह से, अपने नार्सिज्म की वजह से। तो ठीक है, देखेंगे आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाता है ट्रंप और अमेरिका भी। तो बहरहाल ये इश्यूज़ तो कंसर्निंग है और इस पे हमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं क्वेश्चन लेता हूँ, फास्ट पेस में चलने की कोशिश करता हूँ। लुबना सईद का टोरंटो से है, वेयर डू यू सी इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर 78 ईयर्स? अच्छी बात की आपने लुबना। देखिए सीधी सी बात यह, ये क्वेश्चन हर साल सामने आता है कि कितने मुकाम पे पाकिस्तान पहुंचा है और कितने मुकाम पे इंडिया पहुंचा है आफ्टर एवरी इंडिपेंडेंस डे और बर्थडे सो कॉल्ड। तो इस सारी सूरत हाल में इंडिया आपके सामने दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी है। अभी जंग भी हुई थी फ्रैंकली, जिसको पाकिस्तानी नहीं मानते, लेकिन इंडिया ने काफ़ी पाकिस्तान को एम्बैरस किया। इंडिया के भी कुछ लॉसेस हुए, जंग में सारे लॉसेस तो होते हैं, ये कोई क्रिकेट मैच तो थोड़ी है। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया ने पाकिस्तान को नॉक डाउन कर दिया। चलिए वो अपनी जगह पे बात, चलिए उसको भी आप भूल जाइए, पाकिस्तानी उसको तो नहीं मानेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंडिया कहाँ पे खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, यही आपका क्वेश्चन है ना। इंडिया चौथी इकॉनमी है, दुनिया में रिस्पेक्ट है, पाकिस्तान की पाकिस्तान के अंदर रिस्पेक्ट नहीं है। इकॉनमी तो आपके सामने ही है, कितना बुरा हाल है उनका। बातें सुन लें उनकी तो लगता है कि जैसे ये दुनिया के नंबर 1 एडवांस्ड नेशन है। तो अजीबोगरीब किस्म के उनके बयानात हैं, नरेटिव हैं, अजीबोगरीब किस्म का उनका मीडिया है, उनके सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव भी जो है वो भी एक ड्रामा है। तो इस सारे खेल तमाशा में पाकिस्तान बस यहाँ तक ही पहुँचा है जहाँ तक आपको और हमें नज़र आ रहा है, और भारत वहाँ पहुँच चुका है जो आपको और मुझे शायद नज़र भी नहीं आ रहा। तो गुड लक टू भारत, और हम बैड लक टू पाकिस्तान तो नहीं कहेंगे। हम तो इस तरह के छोटी सोच रखने वाले लोग नहीं। हम तो ये कहेंगे कि अपने आप को ठीक करो भाई, अपने लिए ही ठीक करो, किसी के लिए ठीक ना करो। तो ये है सिचुएशन जी। क्वेश्चंस बहुत हैं, फास्ट पेस पे एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। दत्ता कुलकर्णी जी का है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट पाकिस्तान डेविडेशन डे? अब देखिए वही तो हम बातें कर रहे हैं दत्ता जी, कि पाकिस्तान बन गया था जैसे तैसे, एक ब्लंडर था, एक एक्सीडेंट था, बन गया, चलिए ठीक है। दुनिया में कई देश इस तरह
की सिचुएशंस में बने हैं, बन गया था। तो क्या किया पाकिस्तान ने? आज 78 ईयर्स के बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान कहाँ पहुँचा है। टूट गया 1971 में, फर्दर टूटने को तैयार रहता है। अब पाकिस्तानी कहते हैं हम टूटने के लिए नहीं बने, हम बड़े बहादुर हैं। यार छोड़ो, क्या बात बता रहे हो। ऑलमोस्ट 54 ईयर्स अगो तो आप टूट चुके हो। आपके 93,000 सोल्जर्स प्रिजनर ऑफ वॉर बने थे इंडिया के हाथों। तो क्या क्या ये बातें करते हैं। तो अब बहरहाल यही इनका मुकद्दर है। जब तक ये अपने आप को ठीक नहीं करते, जब तक ये अपने आप को सुधारते नहीं टूवर्ड्स देयर नेबर्स, टूवर्ड्स देमसेल्फ, फॉर देयर ओन जनता, जो अपनी जनता के लिए अच्छे नहीं हैं, इनकी एलीट सरकारें, इनकी आर्मी, दूसरों के लिए क्या अच्छे होंगे। तो ये है सिचुएशन। जी क्वेश्चंस काफ़ी हैं, हम मैक्सिमम को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और सुनील जी का है कि वाई चाइना हैज़ बिन स्पेयर्ड फ्रॉम टैरिफ वॉर फ्रॉम यूएस वाइल इंडिया इज़ बीइंग टारगेटेड। 2-3 बातें। चाइना इनका एलाई नहीं था, अमेरिका का बिजनेस तो बहुत बड़ा इनके साथ हो ही रहा है। अब चाइना तो इनकी पहले नहीं सुनता, तो इनका ये ख्याल है कि इंडिया क्वाड में भी हमारा मेंबर है, शायद हम पे डिपेंड भी करता है। इंडिया मरा जा रहा है $130 बिलियन के लिए, उसका इंडिया का एम्बिशन भी था, जिसमें कोई बुरी बात नहीं कि आगे कुछ सालों में $500 बिलियन का ट्रेड दोनों देशों के, अमेरिका और इंडिया के बीच हो। तो अमेरिका का यही ख्याल था कि हम इंडिया के इस एम्बिशन को भी तोड़ते हुए इंडिया को धमकियाँ लगाते हैं। तो फिर इंडिया यही सोच रहा है कि भाई हम किस बेस पे अपना एम्बिशन रख सकते हैं जबकि हम तुम पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। तो फिर वो एक तो उनका डिवाइड और रूल करने का है कि ब्रिक्स को तोड़ना है। तो चलिए चाइना की हम सपोर्ट करते हैं, भारत में एक वाइड स्प्रेड फीलिंग होगी कि देखिए हमें नहीं स्पेयर किया जा रहा है, जैसा कि आपका क्वेश्चन भी है, चाइना को कर रहा है। ये ज़ाहिर एक फीलिंग बन रही है। और दूसरा ये कि ब्रिक्स में भी दरारें आए, चाइना को ये मैसेज आए कि हम तो आपको स्पेयर कर रहे हैं, आप ज़्यादा चिंता ना करें, हम इंडिया पे प्रेशर डाल रहे हैं, इंडिया पे प्रेशर डाल रहे हैं। उनका ये ख्याल है अमेरिकन का और ख़ासतौर पर ट्रंप का और उसके करीबी टीम का कि इंडिया वल्नरेबल है। लेकिन इंडिया ने अभी तक तो यही साबित किया है कि वो वल्नरेबल नहीं है। उसने यही कहा है कि हम वही करेंगे जो हमें सूट करता है। मेरा ख्याल है कि इंडिया यही करेगा कि ठीक है, अगर नहीं फिर ट्रेड खुल के हो सकती, ट्रेड तो फिर भी होती रहेगी कुछ ना कुछ, इंडिया की भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है अमेरिका को। लेकिन अमेरिका को चाइना से बहुत कुछ ऐसा आ रहा है जो वो रोक नहीं सकता इमीडिएटली, क्योंकि उसकी अपनी इंडस्ट्री, उसका अपना सिस्टम बैठ जाएगा। तो इसलिए भी वो स्पेयर कर रहा है। तो कई फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे वो चाइना को स्पेयर कर रहा है और इंडिया को खींचना चाह रहा है, किसी तरह से शिकंजे में लाना चाह रहा है कि इंडिया मुकम्मल उसकी गोद में आ जाए। इंडिया मुकम्मल तो क्या, उसकी थोड़ी गोद में भी नहीं जाना चाहता। इंडिया चाहता है कि रिस्पेक्ट की बेस पे, म्यूचुअल इंटरेस्ट की बेस पे हम एक दूसरे के साथ चलें, अमेरिका इंडिया एक दूसरे के साथ चले। इसके अलावा इंडिया को सूट भी नहीं करता और इंडिया चलेगा भी नहीं। तो इसलिए फिर वो प्रेशर इंडिया पे है। उनका ये ख्याल है कि इंडिया अभी डेवलपिंग नेशन है तो प्रेशर में आ जाएगा, चाइना डेवलप्ड नेशन है, वो प्रेशर में नहीं आ रहा। अब पता नहीं वो बाय द वे अमेरिकन वेस्टर्न चाइना को डेवलप नेशन समझते भी हैं या नहीं समझते। अब मेरी नज़र में तो चाइना बिल्कुल डेवलप नेशन है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उनकी इकॉनमी $20+ ट्रिलियन पे खड़ी है, तो ये क्रेडिट तो जाता है चाइनीज़ को। तो बहरहाल अमेरिकन जिस चाहे आंख से दुनिया को देखते रहें, दुनिया के देश भी अपने आप को अपनी आंख से देखने के काबिल हैं और देखते हैं। जी आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुनील जी का एक और क्वेश्चन है, वाई चाइना हैज़ बीन स्पेयर्ड फ्रॉम टैरिफ वॉर फ्रॉम द यूएस वाइल इंडिया इज़ बीइंग टारगेटेड। हाँ वही मेरा ख्याल है दोबारा यही क्वेश्चन आया, तो वो इसका तो मैंने आंसर दे दिया है। जी कुछ क्वेश्चंस की तरफ और बढ़ते हैं। अमनप्रीत सिंह जी का माल्टन से, प्लीज़ समराइज शॉर्टली ऑल गुड्स एंड बैड्स ऑफ लास्ट 11 ईयर्स ऑफ मोदी जी। जी देखिए लास्ट 11 ईयर्स में जो मैं समझ सकता हूँ, मोदी जी ने वर्ल्ड स्टेज पे भारत का नाम चमकाया और ये एक बहुत बड़ा गुड एस्पेक्ट है। भारत की इकॉनमी आगे बढ़ी और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं वर्ल्ड स्टेज पे भी भारत का नाम आगे बढ़ा। अमेरिका में भी, यूरोपियन यूनियन में भी भारत की कदर और कीमत में इजाफा हुआ। अब ट्रंप के इस तरह के बयानबाजियों से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी समझती है और सभी समझते हैं।
तो भारत की क्या हैसियत है। ये सब चीज़ें हुई। ट्रंप जो चाहे करता फिरे, वो उसको आप छोड़िए। मोदी जी ने 11 सालों में अब तक रूल किया और अगले 5-4 साल और रूल करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या बनती है। अभी तो 4 साल बड़ा लंबा समय होता है। अभी तक 11 साल में मोदी जी जिस ज़माने में रहे, सोशल मीडिया का ये ज़माना था। इन्हीं 11 सालों में सोशल मीडिया आगे बढ़ा, दुनिया का नैरेटिव आगे बढ़ा। तो ये बड़े काम थे। भारत दुनिया के वर्ल्ड स्टेज पे नुमाया हुआ, भारत के अंदर भी तरक्की हुई, सब कुछ हुआ। अब मैं बैठ तो नहीं कहूँगा, जो काम करने वाले हैं जिनको अभी करना, जो मैं बार बार कहता हूँ, भारत ने अभी तक अपना इंटरनेशनल नैरेटिव बिल्ड करने का कोई बड़ा काम नहीं किया। कोई बड़ा चैनल अभी तक नहीं बना जो इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका से, यूरोप से, कनाडा से, मिडल ईस्ट से ऑपरेट हो रहा हो, जैसे CNN, BBC और इस तरह की चीज़ें। मुझे नहीं समझ आती कि चौथी बड़ी इकॉनमी बन जाने के बावजूद इंडिया इस तरफ अभी तक क्यों नहीं आया। कोशिशें इंडिया की कोई थोड़ी बहुत उनके जो प्राइवेट ग्रुप्स हैं कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट पोस्ट है, ये वो अच्छा है उनका, लेकिन कोई बहुत बड़ा उनका अभी तक नहीं है इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड। अब पलकी शर्मा का जैसे शो है, मैं भी बड़े शौक से और बड़े इम्पॉर्टेंट होता है शो, देखता हूँ उसको, इम्पॉर्टेंट समझ के देखता हूँ। बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में वेस्टर्नर्स तक इस तरह के शोज़ अभी नहीं आए। तो उसकी कमी है। जैसे अल जज़ीरा हो, जैसे टर्किश टीवी है, चाइनीज़ टीवी है, इवन RT रशिया टीवी था जो यूक्रेन की वॉर के बाद यहाँ बैन हुआ हुआ, लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट है दुनिया में। तो भारत का कोई ऐसा चैनल नहीं है। भारत में शायद यही समझा जाता है कि शायद इंग्लिश में बात कर लेना ही हम पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं होता, स्टाइल भी चाहिए। वेस्टर्न स्टाइल के बगैर नहीं, आप नहीं चल सकते। भारत के कई ऐसे इंग्लिश शोज़ हैं, बहुत अच्छे हैं, इंडिया टुडे पे अर्नब गोस्वामी का, मगर उसमें भारतीय स्टाइल, वो चीखो पुकार वाला स्टाइल ज़्यादा है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में अप्रिशिएट नहीं होता। यहाँ सटल तरीके से बात करने का है स्टाइल, वो अभी तक यहाँ पे नहीं डेवलप हो रहा। ये एक अभी तक कमी रह रही है। 11 साल में अगर मोदी जी की सरकार और उनकी टीम इस तरफ तवज्जो देती तो अच्छा होता, लेकिन नहीं दी। फिर भारत का जो सॉफ्ट इम्पैक्ट है, अच्छा भारत में आर्ट और कल्चर तो बहुत है, मगर मोदी जी के सरकारों के ज़माने में इसमें ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। फ्रैंकली ये शायद पीछे में नज़र आता था। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, कोई बड़ा बुक प्राइज़ शुरू हुआ जो इंटरनेशनल लेवल का हो। मैंने अपने तौर पर यहाँ पे नालंदा अवार्ड की कोशिश की। ज़ाहिर है हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, यहाँ का डायस्पोरा भी कोई ख़ास साथ नहीं देता, तो कितना कम आगे जा सकते हैं। ये बात तो भारत के बड़े ग्रुप्स को या भारत की सरकार को करनी चाहिए। तो अभी तक भारत की इस सोच में तब्दीली नहीं आई कि इंटरनेशनल लेवल पे भी सोचना चाहिए। फ्रैंकली वो कमी रही है इन 11 सालों में। ये मैं बुरी बातों के तौर पर पेश नहीं कर रहा, तो भारत में ये कमी रही है। भारत ने फिर ये जो IT की वर्ल्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्ल्ड में, मतलब भारत के लोग इतने एक्सपर्ट्स हैं मगर अपने इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए। एक वो ट्विटर के मुकाबले में एक ज़माने में मेरा ख्याल है शायद कोई कू के नाम से बनाने की कोशिश की थी, पता नहीं वो कहीं सर्द खाने में ही पड़ा हुआ है। हालांकि ट्रंप को जब ट्विटर से निकाला था तो ट्रंप ने वो जिसे कहते हैं ट्रुथ सोशल के नाम से बनाया। वो कोई ट्रंप के और मैगा के लोगों के अलावा दुनिया में ज़्यादा लोगों ने यूज़ नहीं किया, फिर भी उसकी वैल्यू बनी। मगर भारत का वो जो कू भी था उसके ऊपर भी कू हो गया। कोई भारत का फेसबुक नहीं आया, कोई भारत का अली बाबा नहीं आया। चाइना ने देखिए ना पैरेलल इंस्टीट्यूशन खड़े किए। फ्रैंकली इंटरनेट की दुनिया में भारत की तरफ से कोई पैरेलल इंस्टीट्यूशन नहीं खड़े किए गए। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक लाल किला में इस बात की तरफ तवज्जो दी है, तो 11 सालों बाद ये बात आज डिस्कस हुई है। तो भारत फिर भी भारत आगे तो गया है, हम ये तो नहीं कहते। प्राइम मिनिस्टर मोदी बिल्कुल उसको आगे लेके गए, लेकिन कुछ काम ऐसे थे जो उनके ज़माने में हो सकते थे। अभी भी उनके पास 4 साल तो हैं, कुछ कर सकते हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं। जी आगे बढ़ते हैं। नदीम शाह साहब का मिल्टन से, विल बलोच कंटिन्यू देयर स्ट्रगल इवन आफ्टर US बैन ऑन बलोच ग्रुप्स। बिल्कुल करेंगे वो स्ट्रगल, अपनी ह्यूमन राइट्स के लिए भी लड़ेंगे, अपनी फ्रीडम के भी लड़ेंगे। वो तो कोई मोहताज नहीं है, ना चाइना के ना अमेरिका के। उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो अपनी स्ट्रगल से पीछे नहीं हटते। अब
वो तो पीसफुल लोग हैं। कोई बलोच कनाडा, अमेरिका, यूरोप कहीं पर भी जो रहता हो, जो अपनी बलोच एक्टिविज़म की बात करता हो, फ्रीडम की बात करता हो, अपने ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करो, कभी भी वो वायलेंट नहीं हुए। तो अब उनकी तो जो लड़ाई है वो पाकिस्तानी रियासत के साथ है, बाकी दुनिया के साथ तो है नहीं। जैसे ये जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट हैं, आईसिस, इनकी तो पूरी दुनिया के साथ लड़ाई है। तो बलोच तो ऐसे है नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए बात करें। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो बहरहाल अच्छा, बाय द वे, अभी पिछला क्वेश्चन था 11 सालों में मोदी जी की तरफ से कोई बलोचों को भी खास मदद नहीं मिली थी। इसी लाल किला पे खड़े होके मोदी जी ने कुछ साल पहले कहा था कि हम बलोचों का साथ देंगे। कोई साथ बात खास नहीं है। फ्रैंकली बलोच इस बात से खुश नहीं है। वो कहते हैं हम तो मोदी जी को अपना भाई समझते थे, और प्रैक्टिकली वो सिर्फ बातें ही हैं। तो ये भी एक कमी रही है भारत की। तो बहरहाल बलोच नहीं रुकेंगे, वो अपना काम तो करेंगे। मोदी जी साथ दे ना दे, अमेरिका पाबंदियां लगाए या ना लगाए, जो भी करे, वो अपनी धरती के लिए, अपने ह्यूमन राइट्स के लिए वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। जी, अगले क्वेश्चन है आयुष गुप्ता जी का। आसिम मुनीर इन स्पीच हैव सेड ही विल टारगेट रिलायंस ग्रुप, अंबानी एंड डैम्स ऑफ इंडिया, योर टेक ऑन दैट। वो तो पूरे इंडिया को ही टारगेट कर रहा है। वो तो आधी दुनिया को कह रहा है कि वो अगर कुछ हमारे साथ कुछ हुआ तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है अंबानी ग्रुप या रिलायंस ग्रुप को टारगेट करना या डैम्स को टारगेट करना, ये तो छोटी बात रहेगी। वो तो पूरे के पूरे इंडिया को तबाह करने की बात करता है। इतना इडियट आदमी है, तो करने दें उसको अपनी स्टूपिड बातें। वो और एक्सपोज हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। तो सिचुएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरा ख्याल है वैसे तो क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ जो रेलेवेंसी है क्वेश्चंस की वो क्या है। आसिम मुनीर थ्रेट्स टू भारत, कैन ही इम्प्लीमेंट इट आर ओनली ड्राई नॉइज। नहीं, कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश भी करते रहते हैं। पहलगाम की टेररिज्म का वाक़या आपके सामने है, तो वो ये सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। करना तो वो बहुत कुछ चाहते हैं, एबिलिटी नहीं है। तो ठीक है, अब सांप का काम डसना है, और सांप से बचने वाले का काम ये अपने आप को बचाना है। तो यही एनालॉजी मैं यहाँ पे पेश करूँगा। इसी एनालॉजी को ही रियलिस्टिक बात समझिए। जी, क्वेश्चंस काफ़ी है, मैं सिर्फ ये पिक कर रहा हूँ जो रेलेवेंट है। इज़ इंडिया डेवलपमेंट इज़ ऑन प्रॉपर पेस अकॉर्डिंग टू यू? It should be faster or slower, or is it at perfect stable pace? नहीं, अच्छी है, बिल्कुल प्रॉपर तो है। मैं इसका अप्रिशिएट करता हूँ। अभी मैंने पीछे बात की है, मतलब कुछ चीज़ें और भी साथ साथ हो सकती थी, जैसे अपना इमेज, आर्ट, कल्चर में डेवलप करना। देखिए बॉलीवुड एक कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, उनमें भी बहुत इशू है, बॉलीवुड के गैंग में भी, लेकिन उसको यूज़ करके एक बेहतर तरीके से फर्दर किया जा सकता था काम। वो ज़रा कम हुआ। फिर भारत के अंदर की पॉलिटिकल ड्रिफ्ट्स भी बहुत है, जाहिर है उसका भी इम्पैक्ट होता है। और इसके साथ साथ नैरेटिव को पेश करने में भी भारत उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, ये भी एक रियलिटी है। तो ये अगर सब होता, इसमें पेस का आगे होना ज़रूरी था, इसमें पेस बढ़ती, आगे काम का जाना ज़रूरी था। और बहरहाल अभी भी ये हो सकता है काम। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी सरकार से हम तो एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं। हाँ, हमारी आवाज़ भी उन तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती, हम तो इस बारे में भी श्योर नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ लोग सुनते होंगे। चलिए, हमारी आवाज़ ना भी पहुंचे, खुद ही सोच लें। तो ये काम होने ज़रूरी है, इस तरह की पेस होनी ज़रूरी है। पेस मतलब हम तो ये चाहते हैं कि जितना पेस है, कुछ चीज़ों में बहुत बेहतर पेस है और कुछ चीज़ों में नहीं है पेस। जिन चीज़ों में पेस अच्छी नहीं है उनमें तो बेहतर होनी चाहिए थी, अभी भी की जा सकती है। ये है जी। क्वेश्चंस और भी हमारे पास। नरेंद्रा राजे जी का है कि आपने 2 दिन पहले आपने कहा था कि नेक्स्ट वॉर विल बी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया तो फिर ट्रंप के नोबेल पीस प्राइज़ का क्या होगा? ट्रंप के नोबेल पीस प्राइज़ का भी फड्डा ही होगा, खड्डे में ही जाएगा। देखिए,
ट्रंप को नोबेल कमेटी पसंद ही नहीं करती, पहली बात तो ये है, उसके नैरेटिव को पसंद ही नहीं किया जाता। ये हो सकता है ट्रंप को अगर नोबेल प्राइज़ मिले, अगर किसी तरीके से वाकई ही यूक्रेन और रशिया की ये जंग ख़त्म हो जाए, जो बाय द वे यूक्रेन और रशिया की जंग नहीं है, ये अमेरिका और रशिया की जंग है, यूरोपियन यूनियन नाटो की और रशिया की जंग है। तो ये अगर ख़त्म हो जाती है, ट्रंप कोई वाइज स्टेप लेता है, तो शायद ये ख़त्म हो जाए। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब आपका ये कहना कि ये जो खेल तमाशा है नोबेल प्राइज़ वाला, चूँकि मैंने ये व्लॉग किया था कि इनकी जंग फिर हो सकती है, वो मेरा ओपिनियन नहीं था, वो भारत के चीफ द आर्मी स्टाफ का कहना था कि इन नेक्स्ट वॉर। और हमें भी जो दिख रहा है सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली ऐसी है, इंडस वाटर ट्रीटी पे पाकिस्तान डेस्परेट है, फ्रस्ट्रेट है, कोई ना कोई हरकत वो ज़रूर करेगा। भारत इस बार फर्म है कि नहीं, हमने भी नहीं पानी खोलना। तो ये सिचुएशन आगे चल के ज़्यादा इस तरफ जाएगी, कोई ना कोई जो है नेक्स्ट वार की वाकई पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज़ है। हम नहीं चाहते ऐसा हो, पाकिस्तान सुधरे, और पाकिस्तान सुधर गया तो भारत में कोई इस तरह का एक्शन भी नहीं लेना, ये भी मुझे पता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान सुधरता नज़र नहीं आता, और पाकिस्तान की तरफ से अगर फर्दर कोई टेररिज्म हो गई, कोई इस तरह का वाक़या हो गया, तो अफसोसनाक सिचुएशन होगी। तो आज की लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन जो मैंने आपके साथ पेश की, अभी 1 ऑलमोस्ट 40 ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के हो चुके हैं। कोई आपके साथ ऑलमोस्ट मोर देन 50 मिनट का लाइव इंटरैक्टिव टॉक शो हुआ, और तब तक कोई ख़बर ऐसी अलास्का से नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे उनकी मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई, अभी वहाँ पे सुबह का समय है। ये इंपॉर्टेंट वाक़या है। दिल्ली से आ गई थी 79th बर्थडे और इंडिपेंडेंस डे, बर्थडे ऑफ न्यू इंडिया, इंडिपेंडेंस डे ऑफ भारत जो हज़ारों सालों से है, उसका नया इंडिपेंडेंस हुआ था, ब्रिट से निकले थे, उसकी बड़ी धूमधाम खबरें आई, वो पेश की आपके साथ। बलोच जो कंसर्न है, डॉक्टर ताराचंद का जो लेटर है, वो आपके साथ कंसर्न किया। हमारे व्लॉग स्पेशली आ रहे हैं, इसी अलास्का के इशू पे एक स्पेशल व्लॉग आएगा। जैसे ही ये मीटिंग होती है, ख़बरें सामने आती हैं, इस पे भी आएगा। भारत के जो और मामला हैं उस पे भी आएंगे, बलोच इश्यूज़ पे भी, और पाकिस्तान के जो ब्लंडर्स हैं उसके हवाले से भी। स्टे ट्यून विद अस। आज की बातचीत मेरे साथ देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप टेक टीवी के जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उनको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे यूट्यूब के इन दोनों चैनल्स पे डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि मेंबरशिप शुरू करने वाला हूं अपने चैनल्स की। अब ये मेंबरशिप इसी वीकेंड से मैं शुरू करूंगा, और आप उसके साथ भी जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बातचीत मेरे साथ सुनने देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।